जहां चुनाव आयोग को इस मामले की तुरंत जांच करनी चाहिए थी, वहां उल्टा खुलासा करने वाले रंजीत कासले को ही गिरफ्तार कर लिया गया। हर एक घंटे 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है इस देश में। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में बीजेपी ईवीएम में धांधली करके चुनाव जीती है और यह बात तब साबित भी हो चुकी है और इसके सबूत भी सामने आ चुके हैं। ये सबूत किसी और ने नहीं बल्कि खुद चुनाव कराने वाले अधिकारी ने दिए। और इतना ही नहीं, ईवीएम में धांधली चोरी छुपे नहीं हुई है बल्कि एक पुलिस अधिकारी की आंखों के सामने खुलेआम की गई है। ईवीएम में गड़बड़ी करके बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई, यह बात दुनिया को ना पता चल जाए, इसलिए आनन फानन में उस पुलिस अधिकारी को मुंह बंद रखने के लिए 10 लाख रुपए की पेशकश की गई। दरअसल महाराष्ट्र में एक बार फिर ईवीएम से छेड़छाड़ का ऐसा मामला सामने आया है जो बेहद गंभीर और बीजेपी की पोल खोलने वाला है। महाराष्ट्र पुलिस के एसआई रंजीत कासले ने एक वीडियो जारी करके ईवीएम में हुई धांधली को लेकर कई बड़े और हैरान करने वाले आरोप लगाए। रंजीत कासले वीडियो में बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी ड्यूटी ईवीएम की निगरानी में लगी थी। उनकी आंखों के सामने ईवीएम के साथ खुलेआम छेड़छाड़ की गई। इतना ही नहीं, इस खुलासे के बाद उन्हें चुप रहने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत दी गई। अब सोचिए, जहां चुनाव आयोग को इस मामले की तुरंत जांच करनी चाहिए थी, वहां उल्टा खुलासा करने वाले रंजीत कासले को ही गिरफ्तार कर लिया गया। यानी अब इस देश में सच बोलने की कीमत जेल है। एक पुलिस अधिकारी अगर मीडिया के कैमरे के सामने आकर कह रहा है कि उसके सामने ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, तो क्या उस अधिकारी की बात की जांच नहीं होनी चाहिए थी या फिर उसे सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए था? ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाने वालों को गिरफ्तार करना यह बताता है कि सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। और यह कोई पहली बार नहीं है जब ईवीएम पर सवाल उठे हों। महाराष्ट्र चुनाव में और उससे पहले कई ऐसे मामले सामने आए जहां प्रत्याशियों को उनके खुद के वोट तक नहीं मिले, लेकिन चुनाव आयोग लगातार आंखें मूंदे बैठा है और उसकी औकात नहीं है कि वो ऐसे गंभीर आरोपों पर जांच बैठा पाए। आपको याद होगा, महाराष्ट्र चुनाव से पहले और उसके बाद विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी के सीधे सीधे आरोप बीजेपी पर लगाए थे, लेकिन देश का चुनाव आयोग हर बार की तरह मौन रहा और ना कोई जांच हुई, ना कोई जवाब आया। आपको यह भी याद होगा कि राहुल गांधी ने खुद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उन्होंने न सिर्फ ईवीएम में छेड़छाड़ बल्कि वोटर लिस्ट में भी हेराफेरी का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका दौरे पर हैं और वहां पर भी उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली का मामला उठाया है, लेकिन भारत का चुनाव आयोग तब भी चुप था और चुनाव आयोग आज भी चुप है। अब आप खुद सोचिए, चंद सेकंड में दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। एक तरफ चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों का जवाब नहीं देता, दूसरी तरफ चुनाव कराने वाला अधिकारी खुद ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है। आरोप की जांच के बजाय अधिकारी को गिरफ्तार करना यह बताता है कि चुनाव आयोग बिक चुका है और ईवीएम में गड़बड़ी करके ही बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। आज जनता के वोट की कीमत सत्ता की मर्जी से तय हो रही है। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था नहीं बल्कि बीजेपी की कठपुतली बन चुका है और जब एक ईमानदार पुलिस अधिकारी ईवीएम घोटाले पर सवाल उठाता है तो उसकी जुबान बंद करने की साजिश रची जा रही है, उसे जेल में ठूसा जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष ईवीएम को बैन करने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग लगातार करता आ रहा है। इसके साथ ही ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर लगातार इस तरह की जितनी बातें सामने आ रही हैं, निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐसी बातों की जांच होना भी बेहद जरूरी है। एक सब मुद्दा है सर, सबसे बड़ा मुद्दा आपको हम बताएं, हमारी पार्टी में अगर 10 दिन लेट हो जाए लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने के में, तो जो है बीजेपी धरती जो है ना सर पे उठा लेती है। कितने साल हो गए हैं ये अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। रोज कुश्ती हो रही है किसका अध्यक्ष बनेगा, आरएसएस का अध्यक्ष बनेगा कि जो अमित शाह का अध्यक्ष बनेगा। मैं आपको ऐसे करके कम से कम 100 इशू गिना सकता हूं। आप कभी सोचे थे कि जैन समाज जो है वो प्रदर्शन करेगी भाजपा के खिलाफ? एक भी विजुअल दिखा है आपको मीडिया में? एक भी? सड़कों पे चलने के लिए जगह नहीं था। आपको जो है कभी भी बताया जा रहा है कि कर्जा कितना हो गया है? 3 गुना कर्ज हो गया है भारत का। कर्ज पे चल रही है सरकार और कितना कर्जा इन्होंने जो है माफ कर दिया है। तो ये जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल है
वो, और चाहे टैरिफ का मामला हो, हर जो एक्टिविटी होती है इस सरकार की, इसका एक ही उद्देश्य होता है कि कोई ऐसा मुद्दा उछालो जिससे लोगों के जो है ना बुनियादी सवाल गायब हो जाएं। आपके यहाँ भी सरकार है, आप यहाँ भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। दो समुदाय को लड़वाने लगेंगे स्वाभिमान के नाम पर, दो जाति को लड़वाने लगेंगे, दो धर्म को लड़वाने लगेंगे इतिहास में ले जा करके। अब आप बताइए कि सचमुच अगर कार्रवाई करना है तो औरंगजेब पे कार्रवाई करना है या उस पे कार्रवाई करना है जो आज हमारी जेब काट रहा है? किस पे कार्रवाई होना चाहिए? और सचमुच अगर करना चाहते हैं तो उनके तो कई वंशज हैं इनके पार्टी में, बताइए ना, कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? मुख्य सवाल यह है कि इस देश में ये किसी भी विपक्ष की आवाज को बचने नहीं देना चाहते। महाराष्ट्र में क्या हुआ? राहुल जी ने ये सवाल पहले उठाए, पार्लियामेंट में उठाए, प्रेस में बोले, हम लोग बोले, लेकिन सरकार असर नहीं हुआ। अरे असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन के बीच में अगर 50 लाख वोट्स वहां पर ज्यादा होते हैं तो आप ही बताइए ये कैसा डेमोक्रेसी, ये कैसा इलेक्शन कमीशन, ये कैसा वोटर लिस्ट उन्होंने बनाया? सब फर्जी बना के जीत गए। महाराष्ट्र का इलेक्शन ये तो फ्रॉड है, डेमोक्रेसी पे ये एक मार है। इसलिए यही बात हरियाणा में भी हुई है। आज 15 लाख संपन्न भारतीयों विदेशों में जाकर बस गए हैं। 15 लाख लोग जो अमीर हैं वो विदेशियों में जाके बसे, फॉरेन कंट्रीज में जाके बसे हैं। बेरोजगारी से बचने के लिए विदेश में काम करने गए हुए नौजवानों को जंजीरों में बांधकर अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मुग्ध है, साइलेंट है। बाकी के वक्त तो खूब बकते हैं, खूब बोलते हैं, लेकिन जब लोगों के ऊपर अन्याय होता है, हमारे नौजवानों ऊपर वो अन्याय होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आता है, तो उस वक्त चुप बैठते हैं।